हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा सेशन है, उस सेशन में हम हमारी जो कॉमर्स पेपर 2 यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का जो हमारा 10 यूनिट्स है, उन 10 यूनिट्स में से हम एक जो यूनिट है हमारी बिजनेस फाइनेंस, उससे रिलेटेड जो टॉप 30 एमसीक्यूज है, टोटल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो हमारे क्या है यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हमारे, कुछ उनमें से और कुछ हमारे एमसीक्यूज है जो जिनके आने के चांसेस है, और कुछ हमारे ऐसे क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम हमारे क्वेश्चंस में पेपर्स में आ चुके। तो गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का सेशन, जिस सेशन में हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो हमारा बिजनेस फाइनेंस की एक यूनिट है, जहां से हमारे लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है जो टॉप 30 के जो क्वेश्चंस है वो हम कल के अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो आज 30 क्वेश्चंस है, आज नेक्स्ट 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग आफरीन, कैसे हो? आज आप बिल्कुल टाइम पर आए हो, क्या बात है। बिल्कुल क्लास स्टार्ट होती है, आज आप टाइम पर आ गए हो। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं, बिजनेस फाइनेंस की जो हमारी यूनिट है उससे रिलेटेड टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑथर्स डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस, कि इनमें से कौन सा डिसीजन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इनमें से अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ऑथर्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 टाइप के डिसीजंस होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के हमारे क्या डिसीजंस होते हैं, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन और एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन तीनों डिसीजंस में से कौन सा डिसीजन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेक्स्ट ऑथर के अकॉर्डिंग कौन सा डिसीजन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो गाइस फटाफट आंसर कीजिए, कौन सा आपका डिसीजन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस होते हैं, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। तो इन तीनों डिसीजन में से कौन सा डिसीजन आपका क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपका, एंड द राइट आंसर इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। टेक्स्ट ऑथर के अकॉर्डिंग जो जितने भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, वो डिसीजन जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी बिजनेस के लिए कौन सी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी मतलब कि हमें अपनी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है उन लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म एसेट्स है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है उन लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और शॉर्ट टर्म जो एसेट्स है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ये डिसाइड करने के बाद कि आपने पहले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिसाइड कर लिया, उसके बाद क्या डिसाइड किया जाता है कि लॉन्ग टर्म में भी कौन सी एसेट में हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म में। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, आपको 1 करोड़ रुपए की क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि 1 करोड़ रुपए की क्या करनी है, एसेट्स परचेज करनी है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे इस 1 करोड़ में से आप कितना तो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे, जो क्या है आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स है उसमें कितना इन्वेस्ट करोगे, और कितना पार्ट आप शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है और हमें क्या है शॉर्ट टर्म एसेट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो टोटल जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उस टोटल इन्वेस्टमेंट से कितना पार्ट आप लॉन्ग टर्म में करोगे और कितना आप शॉर्ट टर्म करोगे, सबसे पहले तो आपको यही डिसीजन लेना है। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म में भी कौन कौन सी एसेट्स में, कि लैंड एंड बिल्डिंग में कितना करना है, प्लांट एंड मशीनरी में कितना करना है, फर्नीचर में हमें कितना करना है, इस तरीके से फिर हम इसमें ये फर्दर डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सी एसेट्स में कितना हमें डिसाइड करना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑथर्स। सो गाइस दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash decision involves efficiently managing the assets on the balance sheet
ऑन अ डे टू डे बेसिस स्पेशली करेंट एसेट्स, कि इनमें से कौन सा डिसीजन आपका क्या जिसमें ये मैनेज किया था, एफिशिएंटली मैनेजिंग द एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट ऑन अ डे टू डे बेसिस स्पेशली करंट एसेट्स, की इनमें से कौन से डिसीजन में ये शामिल किया जाता है जिसमें हम हमारी जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट के डेली बेसिस स्पेशली जो करंट एसेट्स है उन करंट एसेट्स से रिलेटेड उनको किस तरीके से मैनेज करना है ये इन्वॉल्व किया जाता है। इनमें से किस डिसीजन में करंट एसेट्स को मैनेज करने के रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में जो हमारी करंट एसेट्स है उन करंट एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए कौन सा डिसीजन लिया जाता है, एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग। हमारी करंट एसेट्स को मैनेज करने के लिए, एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए कौन सा डिसीजन लिया जाता है, एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट आंसर कीजिए। आफरीन, क्या आंसर रहेगा? तो राइट आंसर है जी आपका एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट, क्योंकि जो हमारी जो फाइनेंसिंग है वो भी क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म डिसीजन, और अकाउंटिंग तो हमारा कोई डिसीजन ही नहीं होता। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो हमारी करंट एसेट्स है, कौन सी, जो हमारी करंट एसेट्स है, उन करंट एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए कौन सा डिसीजन लिया जाता है, तो उसे हम कहेंगे एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। गाइस, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझो कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो हमारी बैलेंस शीट में डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे जो हमारी करंट एसेट्स हैं, उन करंट एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए कौन सा डिसीजन लिया जाता है। तो देखो, जो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है ये भी क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन है, राइट। जो इन्वेस्टमेंट है ये भी हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन, और अकाउंटिंग तो हमारा कोई डिसीजन ही नहीं होता, राइट। तो कौन सा बचा, एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट ही एक ऐसा डिसीजन है जो हमारी बैलेंस शीट में जितने भी करंट एसेट्स है उन करंट एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन एज द प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म, कि इनमें से क्या आपका अर्निंग पर शेयर, जो मतलब एक जो फर्म है उसका प्राइमरी गोल क्या है कि अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना, उसकी अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना, ये इसके रिगार्डिंग सही नहीं है। यानी कि जो एक हमारी फर्म है उस फर्म का प्राइमरी गोल क्या है, अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना। तो अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड इनमें से क्या चीज आपकी सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। EPS maximization ignore the firm risk level. EPS maximization does not specify the timing or duration of expected EPS. EPS maximization naturally require all earnings to be retained, and EPS maximization is concerned with maximizing net income. बताओ स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा? जीतू सिंह कह रहे हैं 32 का बी कि EPS मैक्सिमाइजेशन डज नॉट स्पेसिफाई द टाइमिंग और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड EPS। जी नहीं, जो हमारे EPS है वो एक्सपेक्टेड EPS के लिए टाइमिंग और ड्यूरेशन को स्पेसिफाई करते हैं। क्या है, स्पेसिफाई करते हैं। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, विच इज द नॉट करेक्ट रिगार्डिंग EPS मैक्सिमाइजेशन। तो EPS मैक्सिमाइजेशन के रिगार्डिंग जो आपका सही नहीं है वो है मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजिंग नेट इनकम। जो हमारी नेट इनकम है उसको बढ़ाने के ऊपर जो हमारा EPS है, अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी नेट इनकम को बढ़ाना है, बल्कि अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है कि जितना हम एक शेयर के ऊपर कितना अर्न कर रहे हैं, एक शेयर के ऊपर हम कितना अर्न कर रहे हैं, दैट इज योर राइट आंसर। दैट इज योर राइट आंसर, क्योंकि अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर के ऊपर जो हमारी अर्निंग है उसको हम इंक्रीज करें, ना कि हमारी नेट इनकम को इंक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका,
डैश इज कंसर्न्ड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म स्टॉक प्राइस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से क्या मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म स्टॉक प्राइस की, जो एक फर्म है उसके स्टॉक के प्राइसेस है उसको मैक्सिमाइज करने से रिलेटेड क्या है? शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर स्टेक होल्डर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन और ईपीएस मैक्सिमाइजेशन। फटाफट स्टूडेंट्स आंसर कीजिए कि इनमें से क्या एक फर्म के स्टॉक प्राइसेस को मैक्सिमाइज करने से कंसर्न्ड है। गाइस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए जरूर। इनमें से क्या फर्म के स्टॉक प्राइस को मैक्सिमाइज करने से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है जी आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ। शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म स्टॉक प्राइस। यानी कि अगर हम अपने शेयर होल्डर की वैल्यू को, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करते तो अब हमारी जो फर्म है उसका जो शेयर के प्राइसेस है वो, तो यानी कि अगर हम शेयर के, जो हमारी कंपनी के शेयर अगर उसके प्राइसेस को क्या करते हैं, हाई करते हैं या फिर मैक्सिमाइज करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनकी जो वेल्थ है वो क्या होगी, मैक्सिमम। यानी कि या तो आप ये कह लो कि शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी क्या होगी, मैक्सिमाइज। ये दोनों एक ही बात है। शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म स्टॉक प्राइसेस। कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस, कंपनी के स्टॉक क्या होता है, कंपनी के शेयर, कंपनी के शेयर के प्राइसेस को क्या करना, मैक्सिमाइज। यानी कि कंपनी के अगर शेयर होल्डरों के, कंपनी के जो शेयर्स हैं अगर उसके प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक होल्डर हैं, जो शेयर होल्डर है, उनकी वैल्यू, उनकी जो वेल्थ है वो क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। वो क्या होगी, मैक्सिमाइज। यानी कि अगर किसी फर्म के शेयर के प्राइसेस क्या है, मैक्सिमाइज होते हैं, तो उससे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर जाएगा, शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर जाएगा। शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होगी। तो राइट आंसर है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सक्सेस इंक्लूड्स 3 की ग्रुप्स। जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें 3 ग्रुप शामिल होते हैं। वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? सप्लायर, मैनेजर्स एंड कस्टमर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड कॉमन शेयर होल्डर्स। सप्लायर्स, एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, कॉमन शेयर होल्डर, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके 3 मुख्य ग्रुप, 3 की ग्रुप कौन कौन से हैं? तो वो 3 की ग्रुप हैं आपके। एक तो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कॉमन शेयर होल्डर। ये क्या है, हमारी कंपनी की गवर्नेंस। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो कंपनी को गवर्न करते हैं, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस बनाने, कंपनी के जो सीईओ है, कंपनी के जो डायरेक्टर है, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर है, वो कंपनी को क्या करते हैं, चलाते हैं, रन करते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके 3 मुख्य ग्रुप कौन कौन से हैं। एक तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि जितने भी हमारे डायरेक्टर होते हैं। सेकंड है उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब जो काम करने वाले, यानी कि जो हमारे मैनेजर्स वगैरह हैं, कि प्रोडक्शन मैनेजर कौन है, फाइनेंशियल मैनेजर कौन है, इस तरीके से जो टॉप लेवल अथॉरिटीज। और कॉमन शेयर होल्डर्स, जिन्होंने अपने फंड्स उस ऑर्गेनाइजेशन में लगा रखे। तो ये तीनों ही किसी कंपनी को चलाने वाले होते हैं, रन करने वाले। तो ये कंपनी के मुख्य ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रेलिवेंस थ्योरी, कि इनमें से कौन सी आपकी थ्योरी क्या है, रेलिवेंट है। वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, रेजिड्यूल, बोथ ए एंड बी। जो ये मॉडल है ये हमारे किससे रिलेटेड है, डिविडेंड डिसीजन थ्योरी से। डिविडेंड डिसीजन थ्योरी, डिविडेंड डिसीजन थ्योरी के हमारे 3 मॉडल हैं, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एमएम मॉडल। वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम। तो इन तीनों में से कौन सी थ्योरी हमारी रेलिवेंस है ये बताना है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। आफरीन का आंसर आ रहा है बी। सो लेट्स सी क्या आंसर है। गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, आंसर है आपका जी गॉर्डन मॉडल। जो गॉर्डन मॉडल है वो क्या है, आपकी रेलिवेंट थ्योरी है। और जो हमारा वॉल्टर मॉडल और जो हमारी एमएम अप्रोच है वो क्या है, हमारी नॉन रेलिवेंट।
वो क्या कहते हैं कि डिविडेंड डिसीजन जो है वो रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका द वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स विद द वेट्स बीइंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अक्रेंस इज रेफर्ड टू एज। वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स यानी कि जो रिटर्न आपको मिलने वाले हैं, पॉसिबल रिटर्न्स आपके, उनका वेटेड एवरेज with the weights being the probability of occurrence is referred to as probability distribution, expected return, standard deviation and coefficient of variation। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स, पॉसिबल रिटर्न्स यानी कि जो अभी तक आपको नहीं मिले हैं लेकिन वो आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं, तो उनका एक वेटेड एवरेज विद द वेट्स, जिसमें आप क्या है वेट्स लगा देते हो, ठीक है, बीइंग द प्रोबेबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस कि हमें आने वाले जो हमारा टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में हमें कितने रिटर्न हो सकते हैं, पॉसिबल रिटर्न्स जो हमें क्या है फ्यूचर में होने के जो चांसेस हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को क्या हम कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि वो रिटर्न जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इतना रिटर्न तो होगा ही होगा। दैट इज योर वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। नेक्स्ट है आपका डैश ऑन कैपिटल गेन एंड करंट इनकम में इन्फ्लुएंस फॉर्म ऑफ कैपिटल, कि इनमें से क्या आपकी कैपिटल गेन और करंट इनकम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। डैश ऑन कैपिटल गेन एंड करंट इनकम में इन्फ्लुएंस द फॉर्म ऑफ कैपिटल, जो आपका कैपिटल गेन है और जो आपकी करंट इनकम है। करंट इनकम यानी कि जो आपको उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह जो भी आपको मिल रहा है, प्लस उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन यानी कि जो आपको एक लॉन्ग टर्म में मिलेगा। कैपिटल गेन और आपकी करंट इनकम को अफेक्ट करने वाले कौन से हैं, लीगल स्टिपुलेशन, रेट ऑफ टैक्स, कैपिटल मार्केट कंडीशन और कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग। इनमें से क्या आपकी करंट इनकम और आपके कैपिटल गेन को अफेक्ट करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हरी अप स्टूडेंट्स, एंड द राइट आंसर इज रेट ऑफ टैक्स, कि जो हमारी टैक्स रेट है वो क्या करती है, हमारी करंट इनकम को भी अफेक्ट करती है और हमारे कैपिटल गेन को भी अफेक्ट करती है। अब गाइज ये समझो कि करंट इनकम क्या है और कैपिटल गेन क्या है। अगर मान लो आपने कोई भी शेयर है उसको परचेज किया, तो शेयर के ऊपर आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, राइट। और वो डिविडेंड जो आपको हर साल पर मंथ पर एनम आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो हो गई जी आपकी करंट इनकम, ठीक है। अब उस डिविडेंड में हर साल जितनी ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन। कि जैसे मान लो आज आपने कोई शेयर परचेज किया तो आपको क्या है 10% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, तो ये 10% तो होगी जी आपकी करंट इनकम। 5 साल के बाद वो आपका जो रिटर्न है वो 10% की बजाय आपको कितना मिल गया है, 15% मिल रहा है। तो 5% की जो ग्रोथ हुई है उस ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, कैपिटल गेन। कि एक लॉन्ग टर्म के बाद आपको कितना रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, दैट इज योर कैपिटल गेन। तो आपकी करंट इनकम और कैपिटल गेन दोनों को अफेक्ट करने वाला है आपकी रेट ऑफ टैक्स, कि आपके ऊपर टैक्स कितना लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज, कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो डिविडेंड है वो किस फॉर्म में दिया जाता है, स्टॉक डिविडेंड, कैश डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड और स्क्रिप डिविडेंड। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, आफरीन फटाफट आंसर कीजिए। आंसर क्यों नहीं कर रहे आप, फटाफट हरी अप आंसर। इंडिया के अंदर सबसे जो कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड कौन सी है, स्टॉक, कैश, बॉन्ड या स्क्रिप डिविडेंड। तो सबसे कॉमन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी है वो है स्टॉक डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट है जी आपका डैश फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी स्टेट्स दैट करंट सिक्योरिटी प्राइसेस फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। कि इनमें से कौन सी मार्केट आपकी
मार्केट एफिशिएंसी को स्टेट बताती है, जिसमें करंट सिक्योरिटी प्राइसेस और सारी की सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको शो की जाती है। कौन सी मार्केट की ऐसी कौन सी फॉर्म जिसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन। मार्केट की कौन सी सिचुएशन जिसमें आपको जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो बता दी जाती है, चाहे वो आपकी पब्लिक हो चाहे वो आपकी प्राइवेट हो, हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। वो कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट है? तो वो फॉर्म ऑफ मार्केट है आपकी स्ट्रॉन्ग मार्केट ही ऐसी है जिसमें आपको क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। स्ट्रॉन्ग मार्केट में आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। विच फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी स्टेट्स दैट करंट प्राइसेस फुल्ली रिफ्लेक्ट द हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ प्राइस। इस क्वेश्चन में क्या है कि कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट में हमारी कौन सी मार्केट हमारी हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करती है। हिस्टोरिकल यानी कि जो हमारे पास्ट के इंफॉर्मेशन है, जो पास्ट की हमारी प्राइसेस है कि पहले हमारे प्राइसेस कितने रहे थे, उनको जो शो करती है, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? उस मार्केट को कहते हैं हम वीक। यानी कि वीक मार्केट वो मार्केट जो क्या है, हमारी हिस्टोरिकल प्राइसेस को शो करती है। किसको शो करती है? हिस्टोरिकल प्राइसेस को। जो मार्केट हमारे हिस्टोरिकल प्राइसेस को शो करती है उसे हम क्या कहते हैं? वीक मार्केट। और जो हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग मार्केट। नेक्स्ट है आपका, मार्केट की कौन सी फॉर्म फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कि कौन सी मार्केट की कौन सी फॉर्म सारी की सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को शो करती है। फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, तो ऐसी है हमारी सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट। देखो गाइस, सेमी स्ट्रॉन्ग जो हमारी क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको शो करती है। वीक मार्केट जो है वो हमारी क्या है, हिस्टोरिकल को शो करती है। और जो हमारी स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो क्या करती है, सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपकी पब्लिक हो चाहे वो आपकी क्या हो, प्राइवेट। स्ट्रॉन्ग मार्केट आपकी सारी इंफॉर्मेशन को शो करेगी। वीक मार्केट आपकी सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को, हिस्टोरिकल जो प्राइसेस है उसको शो करेगी। और जो सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ही शो करेगी। नेक्स्ट है आपका, डैश इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट इज सोर्सेज ऑफ फंड फॉर विच द फर्म हैज टू पे अ फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। कि इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ फंड है जिसके लिए फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड रिटर्न पे करना पड़ता है। ऐसा कौन सा सोर्सेज ऑफ फंड है जिसके लिए कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड रिटर्न पे करना पड़ता है? बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, आंसर कीजिए। तो ऐसा सोर्सेज जिसके लिए कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं लिवरेज। लिवरेज मींस डेट। यानी कि जो हमारा डेट है, डेट एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसके लिए हमें क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि हमें डेट के ऊपर हमारा फिक्स है कि हमें 10% इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, डजंट मैटर। चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है तब भी कंपनी को क्या है, 10% इंटरेस्ट देना ही देना है। तो ऐसी उसे हम ऐसा सोर्स ऑफ फंड जिसके लिए कंपनी को क्या है, हैज टू पे फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न, जिसके ऊपर कंपनी को फिक्स्ड रिटर्न या फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी ही करनी है, उसे हम कहते हैं लिवरेज या फिर डेट। नेक्स्ट है जी आपका, डैश इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि इनमें से क्या हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स है या फिर कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हमारे कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग, इनमें से किसे कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
वर्किंग कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपका कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। डैश इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी कि जिसमें हमें फाइनेंस करने के लिए जो लॉन्ग टर्म में हमें जो प्लानिंग करनी है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल बस्टिंग, बजटिंग, कैश बजट और सेल बजट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले कि एक बहुत बड़ी कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो हमें फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म जो हमें फ्यूचर के लिए क्या है कैपिटल चाहिए, उसको फाइनेंस करने के लिए हम जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल बस्टिंग, बजटिंग, कैश बजट और सेल बजट। उसे हम कहते हैं कैपिटल बस्टिंग। क्योंकि कैपिटल बस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम यही डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन सी एसेट्स में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग, उसे हम कहेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस? जो हमारी कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस है उसका पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इन कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस, फाइनल अप्रूवल, स्क्रीनिंग द प्रपोजल, इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। फटाफट आंसर कीजिए गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हरी अप। कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस का पहला स्टेप, तो कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि हमें किस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी एसेट्स है जिसके अंदर हमें क्या है इन्वेस्टमेंट करनी है। मशीनरी में करनी है, प्लांट में करनी है, लैंड में करनी है, बिल्डिंग में करनी है या फर्नीचर में करनी है, कहाँ पर? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर करनी है, उसे हम कहते हैं, जो हमारी कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस है उसका पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। उसके आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट है आपका, द टर्म डैश refers to the period in which the project will generate the necessary cash flow to recoup the initial investment। कि जो आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट लगाई है उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए कि हर साल आपको इतने तो कैश फ्लो जनरेट करने ही करने हैं, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रिटर्न, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग रिटर्न। The term refers to the period in which the project will generate the necessary cash flow to recoup the initial investment। कि जो आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी उस इन्वेस्टमेंट तक पहुंचने के लिए आप जो नेसेसरी कैश फ्लो जनरेट करते, जितने टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में आप उन कैश फ्लो को जनरेट करोगे उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? उस टाइम पीरियड को कहते हैं हम पे बैक पीरियड। क्योंकि पे बैक पीरियड में क्या होता है कि अगर मान लो आपने शुरू में क्या है 2 लाख रुपए की क्या है एक मशीनरी खरीदी और हर साल क्या है आपको 50,000 रुपए के रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है, हर साल क्या है 50,000 रुपए के रिटर्न आ रहे हैं, तो 4 साल में आपके जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरा करने में आपको कितना लगेगा? 4 इयर्स। तो इसे हम कहते हैं पे बैक, यानी कि जो आपने शुरू में लगाया था वो आपको वापस करने में कितना टाइम लगेगा? 4 साल, जैसे इस एग्जाम्पल में हमें लग रहे हैं, उसे हम कहते हैं पे बैक। कि जो आपने शुरू में पे किया था, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, उसको वापस करने के लिए आपको कितना टाइम पीरियड रहेगा, उसे हम कहते हैं पे बैक पीरियड। A mutually exclusive project can be selected as per payback period when it is,
जो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम जो पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग उसको कब सिलेक्ट किया जाता है, जब हमारा पे बैक पीरियड कम हो, ज्यादा हो, 5 साल से ज्यादा हो या फिर नन ऑफ द अबव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स को पे बैक पीरियड के बेस पर कब सिलेक्ट किया जाता है, जब हमारा पे बैक पीरियड क्या हो, कम हो, ज्यादा हो, 5 साल से ज्यादा हो या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर रहेगा लेस, कि जितना पे बैक पीरियड आपका कम होगा, पे बैक पीरियड आपका जितना कम होगा वो क्या यानी कि पे बैक पीरियड आपका, क्योंकि आपका जो पे बैक पीरियड है आपका जितना ज्यादा वो कम होगा, इसका मतलब क्या कि आपने उतनी ही जल्दी अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या है, कवर कर लिया है। पे बैक पीरियड आपका हमेशा जितना कम होगा, चाहे आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, हम पे बैक पीरियड के बेस पर जो सबसे कम टाइम पीरियड में हमें क्या है अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरा करके देगा, हम उसको तभी सेलेक्ट करेंगे। मान लो आपके पास क्या है, 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है। पहले प्रोजेक्ट में क्या है, आपको 10 लाख रुपए आपकी रिटर्न्स है, दूसरे में भी आपकी क्या है 10 लाख रुपए की है। तो एक तो आपको क्या है शुरू में ही पहले साल में आपको क्या है 5 लाख रुपए के रिटर्न दे रहा है, फिर आपको 3 लाख के रिटर्न दे रहा है जो आपके कैश इनफ्लोज हैं, फिर आपको वो दे रहा है 2 लाख रुपए। यानी कि इसने तो क्या किया, आपके 3 साल में ही आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसको कंप्लीट कर दिया। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है 10 लाख ही, लेकिन ये क्या है आपको हर साल 2 लाख रुपए प्रोवाइड करता है, हर साल 2 लाख। तो यहाँ पर अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए आपको टाइम लगेंगे 5 साल, यहाँ पर आपको लग रहे हैं जी 3 साल। तो आप इन दोनों मेथड में से कौन से को चूज करोगे, फर्स्ट को, क्योंकि जिसमें आपका पे बैक पीरियड कम होगा वहां पर ही हम आपको क्या है, आप उसी प्रोजेक्ट को क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। उसी जो आपका जो प्रोजेक्ट आपको सबसे कम टाइम पीरियड में आपके रिटर्न्स को क्या करेगा, आपको देगा, उसी प्रोजेक्ट को आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट कैन बी सेलेक्टेड इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन, कि किसी भी प्रोजेक्ट को कब सिलेक्ट किया जाता है, अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितनी हो, 1%, 3%, 5% और 10%। जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो, 1% से ज्यादा हो, 3% से ज्यादा हो, 5% से या 10%, कब हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो, 1% से ज्यादा, यानी कि जो आपका पीआई है वो क्या हो, आपका मोर देन 1 हो, तभी आप किसी प्रोजेक्ट को क्या करोगे, सिलेक्ट। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कब किया जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पर, जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो, 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो। नेक्स्ट है आपका, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹1 लाख, एनुअल कैश फ्लो ऑफ ₹20,000 फॉर 8 ईयर्स, कि एक प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए, यानी कि शुरू में आपने कितने लगाई, 1 लाख रुपए, यानी कि उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई जी 1 लाख। एनुअल कैश फ्लो है 20,000 रुपए, यानी कि 8 साल तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, 7th एंड 8th। हर साल क्या है आपको 20-20 हजार रुपए रिटर्न मिल रहे हैं, 20-20 हजार रुपए के आपको हर साल क्या है, रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो उसका पे बैक पीरियड आपसे पूछा गया है, तो पे बैक जब आपकी क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आपके कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जी आपकी 1 लाख रुपए, और आपके जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो कितने हैं जी, 20,000। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो तो आ जाएगा जी 5,
यानी कि 5 साल के अंदर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। 5 साल के अंदर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और ये फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश इनफ्लो सिर्फ कब अप्लाई होगा, जब आपके कैश इनफ्लो हर साल क्या हो, सेम हो। जब आपके कैश इनफ्लोज हर साल क्या हो, सेम हो, तब आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आंसर आएगा जी आपका 5 इयर्स। 5 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका टू इंक्रीज द गिवन प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंटेड रेट शुड बी एडजस्टेड। जी बिल्कुल सही, दर्शन कुमार, आफरीन, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। टू इंक्रीज द गिवन प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंटेड रेट शुड बी एडजस्टेड, कि अपनी जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमारी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए जो हमारा डिस्काउंटेड रेट है उसको क्या करना चाहिए, अपवर्ड, डाउनवर्ड, नो चेंज और कांस्टेंट। यानी कि जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उसको अगर हमें इंक्रीज करना है तो जो हमारा डिस्काउंटेड रेट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें डाउनवर्ड करना पड़ेगा। यानी कि जितना कम, यानी कि अगर 10% है, 10% से हमें कहाँ जाना होगा, 9, 8, 7, यानी कि हम जो डिस्काउंट रेट है उसको अगर हम कम करेंगे तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी। डिस्काउंट रेट को अगर हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो गाइज ये थे आपके बिजनेस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉप 30 MCQs जो हमने आज अपने इस सेशन में डिस्कस किए। गाइज अब अपना ये देखो, अपना खुद का एनालाइज करो कि आपने यहाँ पर आपको क्या 30 क्वेश्चंस करवाए गए, तो इन 30 में से आपका कितना स्कोर रहा है। डेली हमारे क्या है, डेली 30 क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो आपके जो हमारी कॉमर्स है, कॉमर्स के जितने भी हमारे क्या है 10 यूनिट्स हैं, बिजनेस फाइनेंस है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, हर एक यूनिट्स के रिगार्डिंग डेली यहाँ पर आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप करने से आपको पता चलेगा और आपको डेली अपना एनालाइज करके बताना है कि उन 30 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 30/30 यानी कि आपको 100% स्कोर करना है। तो डेली गाइस इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना एनालाइज कीजिए कि डेली आप कितने क्वेश्चन जो है वो सही कर रहे हो और कितने क्वेश्चन आपके क्या है, गलत हो रहे हैं। तो डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस जैसे आप सबको पता है कि यूजीसी नेट के एग्जाम की डेट्स भी आ गई हैं और इसी के रिगार्डिंग हमारा जो बैच है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमारा जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो अपने आप को उसमें एनरोल कीजिए, जितना जल्दी हो सके अपने आप को उसमें एनरोल कीजिए, तो कि अब जो है आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड और आपको उस लिमिटेड टाइम पीरियड में ही अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है और आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस फटाफट अपने आप को जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो बैचेस है उसको एनरोल कीजिए। और जो हमारा कोड है, अगर आप इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करोगे तो आपको क्या है 77% की डिस्काउंट मिलेगी। 77%, कोई भी चैनल, कोई भी पर्सन आपको 77% की डिस्काउंट नहीं देगा। टाइम क्या रहेगा, टाइम जी एक क्लास, डेली आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। आप स्टोर पर जाइए, टीचर्स अड्डा www.teachersadda247.com just a minute guys। adda247.com, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी कि कब से हमारा बेंच लॉन्च हो रहा है, आपकी टाइमिंग क्या रहेगी,
क्योंकि हमारी जो है वो डेली बेसिस पे 2 क्लासेस रहेगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और वहाँ पर फीस क्या है, तो अपने आपको फटाफट आपको जो भी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस adda247.com के स्टोर से पता चल जाएंगी। यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के रिगार्डिंग हमारे बैच आ रहे हैं। फटाफट गाइज उसमें अपने आपको एनरोल कीजिए। जो भी फ्रेंड सर्कल है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी है कि आपको अपने सारे फ्रेंड सर्कल तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है। तो गाइस डेली अपने प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली शाम को 4:30 बजे 4:30 पर डेली हम आपसे मिलेंगे, जहां पर हमारा क्या है 30 क्वेश्चंस हम आपसे करवाएंगे। और डेली आपको अपना स्कोर, परचेज प्राइस पेपर 2 के लिए जी परचेज प्राइस आपका 1500 से 2000 रुपए रहेगा। ओनली ₹1500 to 2000। डेली आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे और जिनमें से आपको क्या है आप अपने आप को एनालाइज करोगे डेली बेसिस पर, जिससे आपको अपनी इंप्रूवमेंट भी पता चलेगी कि डेली आज आपका जो स्कोर है वो कितना था। और डेली 1 महीने तक, 1.5 महीने, 2 महीने, जितना भी हमारा, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा तब तक हमारे ये डेली की क्लासेस चलती रहेंगी। तो आपको अपना इंप्रूवमेंट भी पता चले कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, आप अपने आपका एनालिसिस भी कर पाओगे। तो गाइज इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।